मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय ग्राम भारती महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला कोरबा से हूँ। आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर के 5वें वैकल्पिक प्रश्न पत्र श्रम अर्थशास्त्र के संबंध में चर्चा करेंगे। छात्रों, हमारे आज चर्चा का विषय है सामूहिक सौदेबाजी। वर्तमान औद्योगिकीकरण के युग में सामूहिक सौदेबाजी का प्रबंध एवं कर्मचारियों के बीच काफी महत्वपूर्ण स्थान है। छात्रों, अब हम सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत प्रस्तावना पर प्रकाश डालेंगे। किसी भी देश में औद्योगिक विकास तभी संभव होता है जब श्रमिकों और मालिकों के बीच मधुर संबंध हो। इन दोनों वर्गों के बीच हितों को लेकर विरोध होता है, किंतु इनमें सहयोग के लिए व्यापक क्षेत्र होता है। श्रमिकों की अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे मजदूरी और वेतन, बोनस, भत्ते, काम के घंटे, सुरक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा और उनका रोजगार इत्यादि। इन समस्याओं का उचित और सही रास्ता सामूहिक सौदेबाजी होता है। सामूहिक सौदेबाजी का सीधा संबंध जब एक कर्मचारी एक संयुक्त रूप में एकत्र होकर अपने नियोक्ता से बातचीत कर समस्याओं का आपसी समझबूझ के साथ समस्याओं का हल निकालते हैं। छात्रों, हम सामूहिक सौदेबाजी के विकास पर प्रकाश डालेंगे। सामूहिक सौदेबाजी का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने किया, जहां आज इसे बहुत ज़्यादा मान्यता मिल चुकी है। तत्पश्चात 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटेन में सामूहिक सौदेबाजी का प्रयोग तेजी से प्रारंभ हुआ, जिसके कारण ब्रिटेन को सामूहिक सौदेबाजी का देश कहा जाता है। अब हम अगले पृष्ठ पर जाएंगे। भारत में सामूहिक सौदेबाजी का चलन 1958 में लाई गई, जहां सामूहिक सौदेबाजी के विकास के लिए देश में उचित वातावरण तैयार किया गया। सामूहिक सौदेबाजी का विकास श्रमिक संघवाद के विकास के साथ जुड़ा है, जहां श्रमिक संघ आंदोलन सामूहिक सौदेबाजी के इर्द गिर्द चलता है। छात्रों, निश्चित रूप से सामूहिक सौदेबाजी का चलन धीमी गति से भारत में प्रारंभ हुआ। छात्रों, अब हम सामूहिक सौदेबाजी की परिभाषा पर ध्यान देंगे। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, अलग अलग समाजवेत्ता ने इसके अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फेड ब्रिटेन के अनुसार, सामूहिक सौदेबाजी रोजगार की शर्तों के संयुक्त निर्धारण का एक साधन है। इस क्रम में हम जे रिचर्डसन के अनुसार, सामूहिक सौदेबाजी तब होती है जब कई श्रमिक मिलकर नियोजक अथवा नियोजकों के समूह के साथ एक सामूहिक रूप से संबंधित श्रमिकों की रोजगार की शर्तों के संबंध में किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से विचार करते हैं। इस प्रकार छात्रों, हम सरलतम दृष्टि से सामूहिक सौदेबाजी को इन शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा प्रबंधक एवं श्रमिक एक दूसरे की समस्याओं को, विचारों को सामने ला सकते हैं तथा सेवा संबंधों की रूपरेखा का विकास करते हैं, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षकार पारस्परिक सहयोग तथा लाभ की भावना से कार्य करते हैं। स्पष्ट है, उपयुक्त परिभाषाओं से सामूहिक सौदेबाजी श्रमिक एवं प्रबंधकों के बीच सामान्य एक समझौता है। छात्रों, अब हम सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताओं या प्रकृति का अध्ययन करेंगे, जिसके लिए हम अगले पृष्ठ पर जाएंगे। छात्रों, हम इस तीसरे पृष्ठ पर सामूहिक सौदेबाजी की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें पहला है दो पक्षकारों का होना। सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत सेवा आयोजक या श्रम संघ अपने निर्णय को किसी पक्ष पर थोप नहीं सकता। यहाँ कोई भी कार्यवाही दोनों पक्षों की सहमति के पश्चात होती है। दूसरी विशेषता है सतत प्रक्रिया। किसी भी संगठन अथवा उद्योग में जब नई समस्या पैदा होती है तो इसके समाधान के लिए सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। तीसरी विशेषता है पूरक प्रक्रिया। सामूहिक सौदेबाजी प्रबंधन या श्रमिक संघ में प्रतियोगिता पर आधारित होती है, बल्कि यह एक दूसरे की प्रक्रिया है। चौथी विशेषता है जटिल प्रक्रिया।
सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा दूसरे पक्ष को संतुष्ट करना सरल क्रिया नहीं होती। समस्या समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के आंकड़े, तथ्यों, सूचनाओं एवं तर्कों की सहायता से ही संभव होता है। पांचवी विशेषता है बाह्य पक्षकार का हस्तक्षेप नहीं। छात्रों, नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बीच सामूहिक सौदेबाजी में बाह्य पक्ष नहीं होता, जिससे गोपनीयता बनी रहती है। छठवीं विशेषता है लोचपूर्ण क्रिया। सामूहिक सौदेबाजी में लोचशीलता विद्यमान रहती है, जहां प्रबंधक एवं कर्मचारी कड़े रुख को छोड़कर समझौता को अपनाते हैं। सातवीं एवं अंतिम विशेषता है सत्तात्मक प्रक्रिया। सामूहिक सौदेबाजी में प्रबंधक व संघ के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता, परंतु वे स्वेच्छा से जो भी समझौता करते हैं उसे दोनों पक्ष मानने को तैयार होता है। छात्रों, इस प्रकार से हम विशेषताओं से स्पष्ट है कि सामूहिक सौदेबाजी दो पक्षों के मध्य स्वेच्छा से की जाने वाली आपसी सुलह समझौता है। छात्रों, अब हम पृष्ठ क्रमांक 4 पर चर्चा करेंगे। छात्रों, हम पृष्ठ क्रमांक 4 पर सामूहिक सौदेबाजी का क्षेत्र से तात्पर्य होता है कि सामूहिक सौदेबाजी प्रबंधकों एवं श्रमिकों के बीच किन किन क्षेत्रों पर कार्य करते हैं, जिसमें सबसे पहला है वेतन एवं मजदूरी, दूसरा है बोनस संबंध में निर्णय लेना, तीसरा कार्य के घंटे निर्धारित करना, चौथा अतिरिक्त समय होने पर अतिरिक्त पारिश्रमिक का निर्धारण करना, पांचवा है वरिष्ठता एवं पदोन्नति के लिए समय सीमा इत्यादि का निर्धारण करना, छठवां है अनुषंगिक लाभ, जिसका संबंध होता है कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरियों के अतिरिक्त प्रदान किए जाते हैं, जिसमें आवास, यातायात भत्ता, मातृत्व अवकाश आदि सम्मिलित किए जाते हैं, जो वास्तविक मजदूरी के अतिरिक्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त मामलों पर सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया प्रबंध एवं श्रमिकों के बीच आसानी से संपन्न की जाती है। छात्रों, अब हम सामूहिक सौदेबाजी की सफलता की कुछ प्रमुख शर्तें हैं जिस पर प्रकाश डालेंगे। सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक संघर्षों का निपटारा करने व औद्योगिक शांति स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, किंतु यह अधिक प्रभावशाली तभी बन सकता है जबकि हम कुछ शर्तों की पूर्ति कर सकें, जिसमें सबसे पहला है शक्तिशाली श्रम संघ। छात्रों, श्रम संघ बहुत शक्तिशाली एवं सुसंगठित हो, जिसमें अधिकतर कर्मचारी सदस्य हों एवं उनके नेतृत्व में उनका विश्वास और निष्ठा हो, तभी यह सामूहिक सौदेबाजी सफल हो सकता है। दूसरी शर्त है पूर्ण अधिकार। श्रम संघों को सौदेबाजी के लिए पूर्ण अधिकार होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का पक्षपात न हो। तीसरा है सामूहिक हित। सामूहिक सौदेबाजी उन्हीं शर्तों पर सफल हो सकता है जिसमें श्रमिकों का सामूहिक हित निहित हो। चौथी शर्त है वैधानिक स्वीकृति। सामूहिक सौदेबाजी को देश में कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। पांचवी शर्त है नियमों तथा दशाओं में लोच। सामूहिक सौदेबाजी उन्हीं परिस्थितियों में संभव हो सकती है जब संगठन के नियमों एवं कार्य दशाओं में परिवर्तन की संभावना हो, जिसमें लचकता हो। छात्रों, अब हम अगली शर्तों को 5वें पृष्ठ पर देखेंगे। छठवीं शर्त है लक्ष्य का व्यापक होना। सामूहिक सौदेबाजी का लक्ष्य दोनों पक्षों के द्वारा व्यापक होना चाहिए, जिससे औद्योगिक समस्याओं का हल प्राप्त हो सके। सातवीं एवं अंतिम शर्त है नवीनतम आंकड़ों की जानकारी। सामूहिक सौदेबाजी के लिए दोनों पक्षों को नवीनतम आंकड़ों का ज्ञान आवश्यक है, जिसमें तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सके। छात्रों, इस प्रकार उपयुक्त शर्तों के आधार पर हम सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया जटिल होते हुए भी दिलचस्प होती है। सामूहिक सौदेबाजी के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहली प्रक्रिया है वार्ता से पूर्व का चरण। सौदेबाजी से पूर्व दोनों पक्ष आंकड़े, तथ्य एवं प्रमाण एकत्रित करके, जिससे कि उनकी सहायता से अपने पक्ष को मजबूत किया जा सके। दूसरी प्रक्रिया है वार्ताकारों का चयन। सौदेबाजी के लिए वार्ताकारों का चयन योग्य अधिकारी एवं कर्मचारी में से होना चाहिए, जिसका प्रभाव श्रमिकों तथा प्रबंधकों के मध्य अच्छा हो। तीसरी प्रक्रिया है सौदेबाजी का चक्र।
सामूहिक सौदेबाजी के लिए की जाने वार्ता का सत्र प्रबंध एवं कर्मचारी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें किस चक्र में किन बातों पर चर्चा की जाए यह स्पष्ट होनी चाहिए। चौथे चरण है सौदेबाजी की नीतियाँ। सौदेबाजी की नीतियों का निर्धारण वार्ता कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व ही कर लिया जाता है, किंतु सौदेबाजी की नीतियों का प्रयोग वार्ता करते समय काम में ली जाती है। पांचवें चरण है अनुबंध। अनुबंध आने वाले वर्षों के लिए श्रम प्रबंध संबंधों को प्रकृति का औपचारिक बातों के रूप में निर्धारित करता है। छठवां है अनुबंध प्रवर्तन। सौदेबाजी का अंतिम चरण अनुबंध का प्रवर्तन या परिवर्तन होता है, जिसके अंतर्गत न्यायालय की शरण लेना, पुनः हड़तालें कराना इत्यादि शामिल हैं। छात्रों, इस प्रकार से हम सामूहिक सौदेबाजी के उपयुक्त चरणों से गुजरने के पश्चात ही एक सफल सामूहिक सौदेबाजी का निर्माण करते हैं। छात्रों, अब हम अगले पृष्ठ पर चर्चा करेंगे। छठवें पृष्ठ पर हम भारत में सामूहिक सौदेबाजी की प्रवृत्ति या दशा पर चर्चा करेंगे। सामूहिक सौदेबाजी की परंपरा भारत में नवीन है। भारत जैसे विकासशील देश में श्रमिकों की असंगठित होने के कारण सामूहिक सौदेबाजी की विशेष प्रगति नहीं हुई है। भारत में सामूहिक सौदेबाजी के परिणाम प्रायः श्रमिकों के हितों के विरुद्ध ही रहे हैं। भारत में सामूहिक सौदेबाजी के धीमी विकास के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। छात्रों, भारत में सामूहिक सौदेबाजी की गति काफ़ी धीमी रही है। सौदेबाजी पर गंभीर बल देने के बावजूद यहाँ पर कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, जिसके लिए प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है सुदृढ़ श्रम संघों का अभाव, दूसरा है अशिक्षित सदस्य, तीसरा मधुर संबंधों का अभाव, चौथा पक्षकारों की अनभिज्ञता, पांचवा प्रबंधकों की तानाशाही प्रवृत्ति, छठवां संघर्षों के शीघ्र निपटारे का अभाव, सातवां राष्ट्रीय स्तर की सौदेबाजी की अवहेलना, आठवां औद्योगिक संघर्षों में तृतीय पक्षकार का हस्तक्षेप। इस प्रकार उपरोक्त कारणों से भारत में सामूहिक सौदेबाजी की प्रगति काफ़ी धीमी रही है, जहां श्रमिक एवं प्रबंधकों के बीच अनेक वाद विवाद बने रहते हैं। छात्रों, अब हम उपरोक्त विकास की गति धीमी को आगे कुछ बढ़ाने के लिए या कुछ सुझाव दे सकते हैं। भारत में सामूहिक सौदेबाजी कुछ संस्थाओं तक सीमित है, इसके विकास की आवश्यकता है। हम इसके विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं। पहला है शक्तिशाली श्रम संघों की स्थापना। श्रम संघों को शक्तिशाली होना चाहिए और उनमें उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। दूसरा है राजनीतिक प्रभावों से बचना। प्रबंधक एवं श्रम संघों को राजनीतिक दलों एवं नेताओं के अवांछनीय प्रभावों से बचना चाहिए। अब हम अगले 7वें पृष्ठ पर चर्चा करेंगे। विकास के लिए जो प्रमुख सुझाव है उसमें तीसरा बिंदु है श्रमिकों को शिक्षण और प्रशिक्षण। सुदृढ़ सामूहिक सौदेबाजी के लिए यह भी एक आवश्यक है कि श्रमिकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। चौथे बिंदु पर है समझौते का निश्चित क्षेत्र। सामूहिक सौदेबाजी किन किन मामलों पर हो, इसके पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए। पांचवें बिंदु पर है सूचनाओं का आदान प्रदान। सामूहिक सौदेबाजी की सफलता के लिए संबंधित सभी पक्षकारों के मध्य यथा समय सूचनाओं का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। इस प्रकार हम उपयुक्त खामियों को दूर करने का प्रयास करें तथा प्रबंधक एवं कर्मचारी तथा संघ आपसी विश्वास एवं परस्पर सहयोग की भावना से काम करें तो सामूहिक सौदेबाजी को नया आयाम प्राप्त हो सकता है। छात्रों, हम सामूहिक सौदेबाजी की उपयुक्त प्रक्रियाओं के पश्चात अंत में देखेंगे कि सामूहिक सौदेबाजी से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी से हमें निम्न प्राप्त बिंदु पर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति, दूसरा है औद्योगिक शांति की स्थापना, तीसरा श्रमिकों कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता है, चौथा सामूहिक सौदेबाजी के कारण श्रमिक आसानी से संगठित होने लगते हैं, पांचवा सामूहिक सौदेबाजी से कर्मचारी एवं प्रबंधकों के बीच स्वस्थ संबंध स्थापित होता है जिससे औद्योगिक सुधार को बढ़ावा मिलता है। छठवें क्रम पर है सामूहिक सौदेबाजी के सफल क्रियान्वयन के कारण औद्योगिक अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। सातवें बिंदु पर है सामूहिक सौदेबाजी उन असंगठित श्रमिकों के लिए वरदान है जो गरीब एवं अशिक्षित होते हैं। छात्रों, कहा जा सकता है कि सामूहिक सौदेबाजी
औद्योगिक क्षेत्र में मितव्ययतापूर्ण व्यवस्था है। धन्यवाद।